नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो सीधे हमारे लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा है। सवाल ये है कि आखिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को कौन चुनता है। सुनने में ये सीधा लगता है, पर असल में ये प्रक्रिया बड़ी पेचीदा और बहसों से भरी हुई है। तो सोचिए जरा, वो लोग जो हमारे सबसे जरूरी कानूनों पर, हमारे मौलिक अधिकारों पर आखिरी फैसला सुनाते हैं, उन्हें ये ताकत आखिर देता कौन है? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। ये तो सीधे हमारे लोकतंत्र के दिल की धड़कन से जुड़ा मामला है। तो चलिए इस पूरे मसले को थोड़ा आसान बनाते हैं। इस पूरी जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी का इस्तेमाल करेंगे। कल्पना कीजिए कि हम देश की सबसे ज़रूरी किचन के लिए एक हेड शेफ को नौकरी पर रख रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, उस वक्त से जब हमारे संविधान बनाने वालों ने ये तय किया था कि जजों को नियुक्त कैसे किया जाएगा। तो देखिए, हमारे संविधान के मुताबिक शुरू में सिस्टम ऐसा था कि रेस्टोरेंट का मालिक यानी हमारे राष्ट्रपति जजों को नियुक्त करते थे। लेकिन वो ये फैसला अकेले नहीं लेते थे। उन्हें हेड शेफ यानी भारत के चीफ जस्टिस से सलाह मशवरा करना पड़ता था। और यहीं पर पूरी कहानी का असली पेच है। ये सब कुछ सिर्फ दो शब्दों पर टिका है, परामर्श यानी कंसल्टेशन और सहमति यानी कंकरेंस। देखिए, परामर्श का सीधा सा मतलब है कि मालिक ने बस शेफ की राय पूछी, लेकिन आखिरी फैसला तो मालिक का ही होगा। वहीं सहमति का मतलब है कि मालिक को शेफ की पसंद से सहमत होना ही पड़ेगा। ये छोटा सा फर्क ही आगे चलकर सब कुछ बदल देता है। और फिर आया साल 1982 और पहला जजेस केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि परामर्श का मतलब सिर्फ विचारों का लेन देन है, सहमति बिल्कुल नहीं। मतलब आखिरी फैसला रेस्टोरेंट के मालिक यानी सरकार का ही होगा। पावर सरकार के हाथ में थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक बहुत बड़ा मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जिसने पावर का पूरा बैलेंस ही बदल दिया। अब पलड़ा सरकार से जजों की तरफ झुकने वाला था। ये देखिए पावर का ये शिफ्ट कैसे हुआ। 1982 के पहले जजेस केस में सरकार के पास पूरी ताकत थी, लेकिन फिर आया 1993 का दूसरा जजेस केस और उसके बाद 1998 का तीसरा जजेस केस, और इन दो केसों ने पूरी बाजी ही पलट दी। चलिए देखते हैं ये हुआ कैसे। तो 1993 का दूसरा जजेस केस ये एक असली टर्निंग पॉइंट था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि अब से परामर्श का मतलब सहमति ही समझा जाएगा। इसका मतलब अब हेड शेफ की सलाह रेस्टोरेंट के मालिक के लिए मानना जरूरी हो गया। वो अब बाध्यकारी थी। और इसी फैसले से जन्म हुआ एक नए सिस्टम का, जिसे हम आज कोलिजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब हमारी एनालॉजी के हिसाब से फैसला शेफ्स की एक काउंसिल करने लगी। इसमें होता यह है कि भारत के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जजों के साथ मिलकर नामों पर चर्चा करते हैं, और फिर ये ग्रुप, जिसे कोलिजियम कहते हैं, सरकार को अपनी सिफारिश भेजता है। तो ठीक है, ये सिस्टम कई सालों तक चलता रहा, लेकिन फिर सरकार ने इस सिस्टम को चुनौती देने की एक बड़ी कोशिश की। ये हुआ साल 2014 में। सरकार एक नया कानून लेकर आई, 99वां संविधान संशोधन, और इसके जरिए एक नई बॉडी बनाई गई। इसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, या शॉर्ट में कहें तो NJAC। इसका मकसद साफ था, कोलिजियम सिस्टम को हटाकर एक नया सिस्टम लाना। तो ये NJAC था क्या? इसे एक नई हायरिंग कमेटी की तरह समझिए। इसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजों के अलावा रेस्टोरेंट के मैनेजर यानी देश के कानून मंत्री और 2 जाने माने बाहरी एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। इसके पीछे सोच ये थी कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए और सिर्फ जज ही जज को न चुने। लेकिन जुडिशरी ने इस नए सिस्टम पर जिस तरह रिएक्ट किया, उससे एक बहुत बड़ा टकराव खड़ा हो गया। तो लड़ाई अब इन 2 मॉडलों के बीच थी। एक तरफ था जजों द्वारा चलाया जाने वाला कोलिजियम सिस्टम, जिसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस का गार्डियन माना जाता है, और दूसरी तरफ था NJAC, जिसमें सरकार और बाहरी लोग भी थे और जिसे ज्यादा अकाउंटेबल बनाने के लिए लाया गया था। अब सवाल ये था कि जीतेगा कौन? और फिर आया साल 2015 और इस सवाल का जवाब भी। सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया, उसे रद्द कर दिया। कोर्ट का तर्क बड़ा सीधा था कि इसमें सरकार की जो भागीदारी है वो न्यायपालिका की आज़ादी के लिए एक खतरा है, और ये आज़ादी यानी जुडिशियल इंडिपेंडेंस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है।
तो नतीजा क्या हुआ? एनजेएसीसी खत्म और कोलेजियम सिस्टम की वापसी हो गई। यानी भर्ती की पूरी जिम्मेदारी एक बार फिर से शेफ्स यानी जजों के ही हाथों में आ गई। पर क्या ये कहानी का अंत है? बिल्कुल नहीं। असल में ये बहस आज भी उतनी ही गर्म है कि जजों को अपॉइंट करने का सबसे सही तरीका आखिर है क्या। देखिए, जो सिस्टम आज चल रहा है उसके पक्ष और विपक्ष दोनों में ही बहुत मजबूत तर्क हैं। जो लोग इसका समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि ये सिस्टम जजों को किसी भी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर से बचाता है। लेकिन जो इसकी आलोचना करते हैं वो इसे एक बंद दरवाजे का सिस्टम कहते हैं जिसमें पारदर्शिता की कमी है। और ये सब हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आता है ना, कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी न्यायिक स्वतंत्रता और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यानी सार्वजनिक जवाबदेही, इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाने की परफेक्ट रेसिपी क्या है? एक ऐसा सिस्टम कैसे बने जो आज़ाद भी हो और जवाबदेह भी? सच तो ये है कि इस सवाल का जवाब ढूंढना आज भी हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।